वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। 13 मार्च के बज रहे हैं 2। वीडियो नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे। इसमें आपको मैं इस वीडियो में पहले एक बात बता दूं, जो डेटा रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वाले जो टॉपिक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग जेंडर या फिर एरिया वाइज वो सारे जो टॉपिक्स हैं, मैंने उसको इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि वो एनालिसिस बेस्ड है, ये थियोरेटिकल बेस्ड रिवीजन चल रहा है, तो उसको मैंने कवर नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, अ वर्कर इज अ इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्वड इन सम, क्या लिखा है दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको अपना जीवन चलाना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जहां पर जीडीपी में कर लो या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कर लो, बात एक ही है। अब अगला वर्ड होता है दोस्तों लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग दो सीकिंग अ जॉब आर अवेलेबल टू वर्क। कहने का मतलब लेबर फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड फॉर अवेलेबल फॉर वर्क। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं? लेबर फोर्स इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। देखो हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज लेबर फोर्स होगा उसमें यह पता चलेगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करना चाहते हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करना चाहते हैं। इसमें वो लोग नहीं आएंगे जो काम नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल, जो नॉट विलिंग टू वर्क है, उन लोग नहीं आएंगे। तो कंट्री में ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं बट जॉब नहीं मिल पा रही। एक्चुअली वर्किंग, वर्कफोर्स मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअली एम्प्लॉयड है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। इट इंक्लूड्स ऑल दोस पर्सन हु आर एक्चुअली इंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वर्कफोर्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर फोर्स में से उन लोगों को हटा दो जो वर्क करना तो चाह रहे लेकिन जॉब नहीं मिल रही, तो दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकाल सकते हैं? लेबर फोर्स में से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा? वर्क फोर्स में से। तो अनएम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अगर आपको स्कोर परसेंटेज में निकालना है तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। सर हमने अनएम्प्लॉयड को पॉपुलेशन से क्यों नहीं डिवाइड किया? देखो अनएम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिला। लेबर फोर्स में भी वही लोग होते हैं। अगर हमने टोटल पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड कर लिया तो दिक्कत ही हो जाएगी। टोटल पॉपुलेशन में वो भी लोग हैं दोज हु आर नॉट एबल एंड नॉट विलिंग टू वर्क, तो वो कैलकुलेशन गलत होगा। अगला है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से समझो एक चीज, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब दोज आर एक्चुअली वर्किंग ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन क्या लिखा है? परसेंटेज। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यहां पे हम टोटल पॉपुलेशन क्यों दे रहे दोस्तों? हमें देखना है कि पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो इससे एनालिसिस क्या किया जा रहा है, इससे क्या कंक्लूजन ड्रा किया जा रहा है? हमें यह देखना है कि अगर पॉपुलेशन का ज्यादा परसेंटेज वर्कर्स हैं, ज्यादा परसेंटेज लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ठीक होगी। भले मैं ये नहीं बोल रहा कि सबकी सेम होगी, लेकिन एटलीस्ट दे आर, उनके पास लाइवलीहुड का एक ऑप्शन तो है। एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला वर्ड जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं दोस्तों वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच enables a person to earn means of living. It refers to an arrangement by which a person earns इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का हो सकता है दोस्तों, एक होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होगा दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज, क्या लिखा है, ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। इट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स हुज ओन एंड ऑपरेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा है, टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज, देखो खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और खुद को जॉब, खुद को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमारे कंट्री में 52.2% जो वर्कफोर्स है इस कैटेगरी, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक्स यूज ऑफ, क्या लिखा है, हिज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो खुद के रिसोर्सेज यूज करता है, वो किसी के रिसोर्सेज को या किसी के रिसोर्सेज के लिए वेट नहीं करेगा। इसका मतलब देखो हायर कर सकता है, किसी को हायर कर सकता है बट उसके ऊपर कोई नहीं है, वो क्योंकि खुद एंटरप्राइज का वो खुद ओनर है, उसने रिसोर्सेज खुद लगाए हुए हैं। एग्जाम्पल है शॉपकीपर, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। तो जैसे ट्रेडर और बिजनेसमैन लोगों को हायर करेंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट विच अ वर्कर सेल्स
ही इज लेबर, वो अपने एफर्ट सेल कर रहा है और उसके एवज में उसको क्या मिल रहा है, रिटर्न में वेजेस। इट इज नोन एज अ वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज अ एम्प्लॉई एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म्ड एज अ एम्प्लॉयर। तो जो आपकी मेहनत को खरीद रहे हैं वो बॉस, और जिनको आप बेच रहे हो, जो बेच रहा है इंसान, जो बेच रहा है वो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉई। इनके पास खुद के रिसोर्सेस नहीं है एक्सेप्ट अपनी मेहनत। दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज और रिटर्न में उनको क्या मिलता है, वेजेस। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रनिंग इज ओन क्लिनिक इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर वहां पे जो नर्स है, वहां पे जो दोस्तों कौन है, नर्स है, या जो भैया लोग जो है, जो जूनियर डॉक्टर वगैरह है, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होगा, एक इंसान को रेगुलर सैलरी में रखा गया है, एक इंसान को कैजुअल सैलरी पर रखा गया है। रेगुलर वेजेस वो होंगे जो ऐसे इंसान है जिनको जो वेजेस मिल रही है ना रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। तो इसका मतलब वो जो लोग हैं, ध्यान से समझना, इनको परमानेंट बेसिस पे हायर किया गया है। और जब आप परमानेंट बेसिस पे होते हो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। हमारे कंट्री में टोटल इंडियन वर्कफोर्स का 22.8% रेगुलर वर्कर है। आपको क्या लगता है कैजुअल वर्क ज्यादा होंगे? बिल्कुल ज्यादा है। कैजुअल वर्कर वो है जो या तो फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए या नॉन फार्म एक्टिविटी में लगे हुए हैं। रेम्यूनरेशन इनको जैसे ही काम खत्म होता है तो मिल जाता है, आर कॉल्ड एज कैजुअल वर्कर। अब देखो, ये अगर परमानेंट बेसिस पे अगर नहीं है, परमानेंट बेसिस पे नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, डू नॉट। उनके पास प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, डू नॉट। उनके पास जॉब सिक्योरिटी, डू नॉट। और उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं मिलेगी। हमारे कंट्री में 25%, देखो रेगुलर से 25%, मतलब ज्यादा वर्कफोर्स है जो क्या बना हुआ है दोस्तों, कैजुअल। अब आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ओवर द पीरियड जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, ये गैप बढ़ते जा रहा है। मतलब ये कि हमारे कंट्री में जीडीपी तो ग्रोथ रेट में है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए जीडीपी के कंपैरिजन में उतना हो नहीं रहा। तो सर जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, तो जीडीपी हो कैसे रहा है? जीडीपी हो रहा है दोस्तों टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एडवांसमेंट के थ्रू। दैट इज ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज किसको प्रेफर कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव। दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है कि जिसमें जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ रहा है, उस ट्रेंड को क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉबलेस ग्रोथ। Jobless growth refers to a situation in which economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in, क्या लिखा है, employment opportunity। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप ज्यादातर प्रोडक्शन किसके थ्रू कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू। In other words, it is a situation when there is a overall acceleration in growth. Acceleration हुआ है ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी आई है, but without corresponding expansion in employment opportunity। जितनी देखो जीडीपी जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब कैजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय शिफ्ट होते हैं, क्या काम करने जाते हैं, कैजुअल वेज वर्कर। क्यों कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, क्यों कोई रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड अपना इतना अच्छा लाइवलीहुड ऑप्शन छोड़कर कैजुअल वर्कर बनेगा? नहीं भैया, कैजुअल वर्कर वो बनना नहीं चाहता, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, उसका एंटरप्राइज बंद हो जाना, या उस एंटरप्राइज में मैनुअल लेबर को छोड़ के कैपिटल इंटेंसिव आना जाना, या फिर स्किल्स का ज्यादा होना जो आप अपडेटेड नहीं हो, तो इसलिए आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। तो क्या लिखा है, मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड। अभी मैंने बोला किधर जा रहे हैं, कैजुअल वेज वर्कर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स हैज बिकम परनेनियल, ये बहुत ज्यादा मतलब बढ़ते ही जा रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या रीजन है ये इतनी बड़ी कैजुअलाइजेशन होने का, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये क्यों कैजुअलाइजेशन हो रहा है? सबसे पहला, स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब वो सेक्टर जो लोगों को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बनाएगा, वो सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उनका ग्रोथ स्लो चल रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल लेबर। हमारे कंट्री में क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वाले काम, ट्रेड और सर्विस एक्टिविटी वाले काम ज्यादातर कैसे जॉब क्रिएट करते हैं, कैजुअल लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर से जितनी उनकी इनकम होनी चाहिए
उतनी इनकम उनको जनरेट नहीं हो पा रही है, जिसके लिए वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से लो स्कोप ऑफ अर्निंग की वजह से शिफ्ट हो जाते हैं कैजुअल वेज, या तो अर्बन एरिया चले जाते हैं या रूरल एरिया में ही कैजुअल वेज ढूंढते हैं, एटलीस्ट पैसा तो मिले। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर क्या है ना भैया, ये है रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस है, इसका मतलब आपको किसी साल मॉनसून हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो आप फंस गए। लेकिन कैजुअल वेज में क्या होगा, आपको जैसे ही काम खत्म हो गया आपको पैसे मिल जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया। एक चीज समझो, अर्बन एरिया में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कंपटीशन के कारण, कॉस्ट कटिंग के कारण, या फिर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हैं और जो मैनुअल लेबर से शिफ्ट हो सकते हैं किस तरफ दोस्तों, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ, जिसके कारण आपकी जो जगह थी, आप जो काम कर रहे थे, अब वो काम की जरूरत नहीं रही, तो आपको हो सकता है जाना पड़े, लेकिन आप लाइवलीहुड ऑप्शन के लिए खोजोगे दूसरे वर्क और आपको क्या मिलेगा, कैजुअल वेज वर्क मिल सकता है। दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कंट्री में भी और इस चैप्टर में भी सबसे बड़ा टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब वर्कफोर्स मतलब एक्चुअली वर्किंग का ज्यादातर प्रपोर्शन किधर चल देता है, इनफॉर्मल सेक्टर में। टोटल वर्कफोर्स का ज्यादातर परसेंटेज कहां चले जाता है, इनफॉर्मल। तो सर ये इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं दोस्तों। फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंस क्या है। फॉर्मल में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस होंगे, इनफॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यहां तक समझ में आ गया। फॉर्मल में 10 और उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर हैं, यहां पर लेस देन 10 वर्कर हैं। यहां तक समझ में आ गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ध्यान से समझो, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा वेरियस वेज थ्रू इट्स लेबर लॉ एंड दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। फॉर्मल में वेयरएज यहां पे एक दिक्कत है कि ये लोग क्या नहीं कर सकते दोस्तों, ट्रेड यूनियन बोल लो, या फिर यहां पर ये जो लोगों को प्रोटेक्शन थ्रू गवर्नमेंट या लेबर लॉ वो नहीं मिल पाएगा। कहां पर दोस्तों, इनफॉर्मल में। फॉर्मल सेक्टर पूरे कंट्री में बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे कंट्री के टोटल वर्कफोर्स मतलब अगेन एक्चुअली वर्किंग का मात्र 6% फॉर्मल सेक्टर में। तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ मात्र 6% लोगों को ही प्रोटेक्शन है, मात्र 6% लोगों को ही ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का मौका मिलेगा, मात्र 6% लोग ही हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का क्या मिलेगा दोस्तों, इंजॉय करने का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो इन लोगों के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, कम परसेंटेज लोग हैं तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। इनफॉर्मल इट इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज वर्कर हु मोर देन वन एम्प्लॉयर। एक जगह काम खत्म हुआ, पैसे मिल गए, अब आप दूसरी जगह काम ढूंढोगे, वहां काम खत्म होगा, दूसरी जगह तीसरी जगह ढूंढोगे, तो आपके बॉस तो चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि काम खत्म हो रहा है, क्योंकि आप कैजुअल वेज में हो। हमारे कंट्री में 94% टोटल वर्कफोर्स का कहां पे है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। Worker enterprise in the informal sector do not get regular income. They are generally low paid with a lesser job security. आगे चलते हैं। इनको किसी भी तरीके से ना तो गवर्नमेंट के थ्रू ना तो लेबर लॉ के थ्रू इनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन। इसकी वजह से इनको कभी भी विदाउट इनको नोटिस दिए, विदाउट इनको एक्नॉलेज किए, इनको क्या किया जा सकता है दोस्तों, कंपनसेशन बिना दिए इनको निकाला जा सकता है। सच वर्कर हैव द रिस्क ऑफ बीइंग डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन। चालू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जहां पर विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क है लेकिन स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। ठीक है, यहां तक देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहां 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है जो बुक में हमने पढ़ा। वैसे तो स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इंडस्ट्रियल, बहुत सारे हमारे सिलेबस में 3 है, डिस्गाइज्ड, सीजनल और ओपन। डिस्गाइज्ड और सीजनल तो एग्रीकल्चर डोमिनेट करके रखा है और ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब एक सिचुएशन। अब डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ वर्कर जो इंगेज है किसी भी काम में पर्टिकुलर एक टास्क में, अ वर्क इज मोर देन एक्चुअली और ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोग काम में लगे हुए हैं, तो 20 लोग लगे हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 6 की थी, लेकिन लोग तो 14 जो एक्स्ट्रा वो लोग लगे तो हुए हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड कब पता चलता है, जब आप ओपनली दिख रहा हो। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझेंगे। लेकिन आदमी एक्स्ट्रा क्यों काम कर रहा है, दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटी में आपको काम नहीं मिल रहा होगा,
आपके पास जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण या फैमिली प्रेशर के कारण आपको अपने ही फार्म पे काम कर जाना पड़ रहा होगा। ये सारे रीजन है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि मैं कोई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं कर रहा हूं, फिर भी क्यों काम में लगा हुआ। तो रीजन देखते हैं कि क्यों डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आदमी बन रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द, क्या लिखा है, एग्रीकल्चर, जिसके कारण ये प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि आपको फैमिली फार्म पर काम करना पड़ेगा, विच लीड्स टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। स्मॉल एंड होल्डिंग्स है और आपकी जो साइज ऑफ फैमिली है वो बढ़ते जा रहा है, तो आपका पॉसिबल है कि आप क्या बन के रह जाओगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा, इन केस ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम पीपल कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर फैमिली लैंड विच फर्दर लीड्स टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है सर्टेन सीजन के लिए आपके पास काम है लेकिन सर्टेन सीजन के लिए आप क्या बन जाओगे, अनएम्प्लॉयड। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसमें दोस्तों, एग्रीकल्चर में। ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझना। In agriculture, work is a seasonal. There are no employment opportunity in the village for all month. So, when there is no work to do in farms, तो लोग जो हैं वो जॉब ढूंढने के लिए जा सकते हैं अर्बन एरिया। प्रॉब्लम क्या होगा, अर्बन एरिया जाएंगे, काम हम खत्म करेंगे, लाइवलीहुड देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, पैसे से मिले, वापस आएंगे, वापस करके फिर से कहां जाएंगे, खेती में काम करेंगे। लेकिन जब वो अर्बन एरिया जाते हैं ना, तो अर्बन एरिया में प्रेशर बढ़ता है काम का, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स कम होने लगती। क्यों, क्योंकि जॉब्स इतनी सी है, लोग रूरल एरिया वाले भी आ गए और अर्बन एरिया वाले खुद है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। The period of seasonal unemployment varies from state to state depending upon the method of farming, the condition of soil and the number of crop grown. तो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए सीजनली अनएम्प्लॉयड होगे। क्रॉप रोटेशन वाले में हो, आप रबी फसल वाले हो, खरीफ फसल वाले हो, कौन सी सॉइल कंडीशन है, ये सारा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे कंट्री में 6 महीने के लिए सब अनएम्प्लॉयड है, नहीं, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वो हिडन था, ये ओपन है। तो ओपन क्या है, open employment refers to that economic phenomenon in which persons are able and willing to work at a prevailing age but fail to get work। वहां काम कर रहे हैं, यहां काम नहीं कर रहे हैं, वहां काम करने से कोई फायदा नहीं है, यहां आपको जॉब नहीं मिल रही। इसलिए क्या लिखा है, इसलिए लिखा है ओपन एम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ ओपन एम्प्लॉयमेंट वर्कर आर टोटली आइडल, जबकि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आप काम करने जा रहे हो। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर आर अपीयर टू बी वर्किंग, डू नॉट सीम टू बी आइडलिंग, मतलब वो ठला नहीं बैठे, वो काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन 0 है। यहां तक चले दोस्तों, आगे चलते हैं। इट इज कॉल्ड ओपन एम्प्लॉयमेंट क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन, इसलिए इसको ओपन बोल रहे हैं। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखा जा रहा तो उसको क्या बोलते थे, हिडन। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या देखेंगे दोस्तों, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला क्या है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे कंट्री में जिस रेट पर एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है हमारे कंट्री में वो बहुत कम है। क्या लिखा है देखो, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। जो क्या नहीं क्रिएट कर पाता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाते। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। It has been not possible to generate so many employment opportunity। जो नए लेबर फोर्स आ रहे हैं, ग्रोइंग लेबर फोर्स, जो अब और लेबर फोर्स बनते जा रहे हैं, उनको अब्सॉर्ब करने में हमको दिक्कत आ रही है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, देखो हैवी प्रेशर ऑन लैंड, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। दूसरा प्रिमिटिव मेथड्स, तीसरा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण आप एग्रीकल्चर में देखो, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे ना तो ज्यादा मैनुअल लेबर लगते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, रूरल डेवलपमेंट में आपने चैप्टर में देखा होगा चैलेंजेस में, वो है नहीं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिक्कत ये हो रही है कि जिस लेवल पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एग्रीकल्चर में आपको काम मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा। जब प्रोडक्टिविटी लो होती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग काम नहीं कर पाते। ठीक है, देखो क्या लिखा है, heavy pressure on population on land, the primitive methods of agriculture operations are responsible for massive rural unemployment। defective education system, हमारे कंट्री में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। इसके कारण क्या हो जाता है कि जब आप पास तो हो जाते हो, आपको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट नहीं कर पाते। फिर है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है एग्रीकल्चर के बाद, लेकिन प्रॉब्लम यह है इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन
मोमेंटम एंड कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है, उतनी नहीं दे पा रहा। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल। सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में एसएसआई के डिक्लाइन से क्या? देखो आपको पता होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, कार्ब कमेटी ने बोला था कि रूरल एरिया को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एसएसआई को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाते हैं। लेकिन अगर एसएसआई बंद होगी तो सबसे बड़ी दिक्कत है, और एसएसआई बंद होने का सबसे बड़ा रीजन है मोर एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ज्यादातर इमर्ज कौन हो रही है? एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और ये ज्यादातर क्या होते हैं ना, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। फॉल्टी प्लानिंग, द प्लान्स हैव फेल्ड टू पुट ड्यू एम्फेसिस आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम। देखो हमारे कंट्री में ना, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी आएगा गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें आएगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक केस अभी पढ़ने वाले यहाँ पर। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ इनडायरेक्ट। तो वो जो प्रोग्राम्स है ना, वो हम लोग ला नहीं पा रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, लो प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान, जिसके कारण क्या हो गया कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो है ला नहीं पा रहे। लो कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हमारे कंट्री में कैपिटल स्टॉक मतलब मशीनरीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है जितनी डेवलप होनी चाहिए। देखो कंसिडरेशन ये है कि हम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को खोलना क्यों चाह रहे हैं। देखो किसी को लगे सर मार्केट तो नहीं, यहां पर हमारा कंसर्न क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज चाहिए। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा आपको, जीडीपी का 8 to 9% चाहिए अगले 10 सालों में। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लेबर मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं, एंट्रेंट्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी अवेलेबिलिटी या एडिशनल जॉब उनको मिल पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर ग्रोथ को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी एंड क्वालिटी ऑफ क्या बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा मतलब टेक्निक्स इंप्रूव करनी पड़ेगी जिससे कम लैंड पे भी ज्यादा प्रोडक्शन हो। दूसरा, आपको इरिगेशन फैसिलिटी लानी पड़ेगी जिससे ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी। लेबर लॉ अच्छे करो। इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, देखो एसएसआई वैसे ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, एसएसआई में आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो कोई भी बिजनेसमैन एसएसआई क्यों ओपन करेगा, तो उसको कुछ वो दो इंसेंटिव दो। क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, इंकरेज किया जा सकता है थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव लाइक लिबरल फाइनेंस, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, टेक्निकल ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करके दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बना के दे सकते हैं, तभी एसएसआई इंकरेज होंगे। और एसएसआई लेबर इंटेंसिव होता है। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इनेबल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस देयर फुल पोटेंशियल। अब देखो क्या है ना, अगर हमारे कंट्री में जितना पोटेंशियल है एक फैक्ट्री का, अगर पावर जनरेशन की वजह से उतना वो फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उतना कम लेबर आएगा, कम लेबर आएगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए हमको एक रेमेडियल मेजर लेना चाहिए कि फुल पोटेंशियल पे काम करें। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आए, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्किल इंडिया, वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब हो सकता है जैसे डैम्स वगैरह बना रहे या इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रेलवे बना रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, हमारे कंट्री में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर दोनों को रजिस्टर करवाते हैं, तो इनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, अपडेशन लाया जाए कि जॉब सीकर जो है, जॉब प्रोवाइडर जो है, ये दोनों को ही अपडेट किया जाए एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। क्रिएशन ऑफ क्या लिखा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ये खुद के रिसोर्सेज यूज करते हैं प्लस ये दूसरों को भी जॉब में रखते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन ऐसे लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, वेरियस फैसिलिटीज लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग ऑफ स्किल्स, सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको सब नहीं आता ना, उसके पास सब सारी स्किल्स नहीं है, तो उसको अपन स्किल्स सिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम। रिफॉर्म जो एजुकेशनल सिस्टम में लेके आओगे ना, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन आपको क्या लेना है कि आपकी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है और बहुत ज्यादा थियरी ओरिएंटेड, या फिर मैं बोलूं डिग्री ओरिएंटेड है, तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वाइल जो लोग जब पढ़ रहे होंगे तभी उनको क्या कर देना चाहिए, ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल अप्रोच से समझा देना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स,
अब आगे क्या लिखा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अगर रेलवे स्टेशन नया खुलेगा तो वहां टीटी लगेंगे, वहां ऑफिसर्स लगेंगे, तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, हेंस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू द वर्कर विथ इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स। अब रेलवे आएगा तो वहां शॉप्स खुलेगी, आसपास ऑटो वालों को बेनिफिट मिलेगा, आसपास जो ट्रांसपोर्टेशन उनको फायदा मिलेगा, आसपास जितने भी बिजनेस है वो भी ओपन है, इससे दूसरे लोगों को भी जॉब मिलेगी। ये इनडायरेक्ट हुआ। देखो क्या लिखा है, enterprise, private enterprise providing raw material to government, it also raise their output, this increase employment is known as a indirect employment। तो आप ऑटो चला रहे हो, नए रेलवे स्टेशन खुलने की वजह से आप ऑटो सवारी आपको ज्यादा मिल रही है, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। आप टीटी बन गए, आपको एग्जाम दिया, आपने टीटी की एग्जाम पास कर ली, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, government also implemented number of employment generation programs like national rural employment guarantee act, that is नरेगा, ये एक रोजगार योजना है। दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक्सेट्रा। गवर्नमेंट एम्स टू एलिविएट पॉवर्टी थ्रू सच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 2-3 लाख की जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके एसेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए जितनी इनकम जरूरी है वो इस जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू मिल सकती है। फिर लिखा है दीज प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और रूरल शेल्टर आप उठा पाओगे। दीज प्रोग्राम ऑल्सो एम टू असिस्ट पीपल इन बाइंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एसेट्स, डेवलपिंग कम्युनिटी एसेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड सैनिटेशन। तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं, हम उनको अदर तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। यहां पे खत्म होता है दोस्तों डे 2 का वीडियो नंबर 3। 4 बजे मिलेंगे दोस्तों डे नंबर 4 के साथ, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों।